जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज के इस वीडियो में बालक एक समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में जो टॉपिक है सीटेट में, जिसे हम सीटेट पेडागोजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, इससे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के यूपी टेट, सीटेट और DSSB PRT में पूछे गए हैं, उन सभी टॉप 60 MCQs को आज के इस वीडियो में ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हर बार पेपर में आने वाला प्रश्न आज के इस वीडियो में देखेंगे। जो संभावित क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में मिलेंगे, वे प्रश्न की कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आपको यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान कराने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्य पुस्तकों से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तो एक ही प्रकार के प्रश्नों को तैयार कराना, उसका अभ्यास कराना और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, यह जो है सही नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का यह विकल्प गलत हो जाता है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल दे करके, तो यह भी गलत है। रटंत पे हमें बल नहीं देना है। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके, तो यह भी गलत है। जो सही जवाब होगा वह सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। बच्चे जो गलत उत्तर देते हैं उसे अस्वीकार नहीं करना है और उसके लिए उन्हें दंडित नहीं करना है, इसलिए यह विकल्प गलत है। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, भौतिक पुरस्कार देना यह भी सही नहीं होता है, इसलिए यह भी गलत है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल दे करके, यह भी गलत है। यहाँ पे जो है, जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, तो वस्तु रूप में भौतिक पुरस्कार देना यह सही चयन नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। बच्चों की पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी गलत है। पाठ्यपुस्तक से केवल समस्या का उत्तर नहीं ढूंढेंगे, बल्कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा वह ए हो जाएगा। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना। अनेक तरह से वो समस्या का समाधान कर सकते हैं और इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो डी विकल्प है यह भी गलत है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना शामिल हो। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले अस्त्रकृत कार्यपत्रक, प्रत्यास्मरण रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास। यदि बच्चों को समस्या समाधान में कुशल बनाना है तो उन्हें पूछना, तर्क करना और निर्णय लेने जैसे क्रियाकलाप में गतिविधि में शामिल करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ए हो जाएगा। शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है? सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। मुक्त अंक वाली सामग्री उपलब्ध कराना। मुक्त खेल के लिए समय देना। इसमें से शिक्षक किसके अलावा सभी विकल्पों का चयन कर सकता है? तो सृजनात्मक के लिए सीमित अवसर उपलब्ध कराना बिल्कुल सही है। मुक्त अंक वाली सामग्री उपलब्ध कराना यह भी सही है और मुक्त खेल के लिए समय देना
यहाँ पे सही है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य कर रहा हो तो उससे यह अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि वह उसको पूरा 100% सही ढंग से ही करे। उसमें गलतियां हो सकती हैं जिसे बाद में सुधार कराया जा सकता है। इसलिए जो विकल्प बी है इसका चयन शिक्षक को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव जवाब को चुनना है, विकल्प बी सही हो जाता है। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है परिश्रम की आदत, बुद्धि, अंतर्दृष्टि, समस्या समाधान क्षमता। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? क्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देता है। यहाँ पे केवल शब्द आया है इसलिए यह गलत हो जाएगा। प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के लिए एक ही आयाम में सीमित रहना, यह भी गलत है। साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो समाधान के मूल्यांकन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना यह भी गलत है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह सी हो जाएगा। साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? सूझ, भग्नाशा, चिंता, नकारात्मक मानसिक वृत्ति। निम्नांकित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न नहीं करता है? तो जो सूझ है यह समस्या समाधान को प्रभावशाली बनाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या क्या छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो किसके अतिरिक्त? तो इसमें से समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और संभावित युक्तियों की खोज करना यह समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत आते हैं। परिणामों की आशा करना इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राक्कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राक्कल्पना का निर्माण करना। तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण होता है वो समस्या के प्रति जागरूकता होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? परिकल्पनाओं का निरूपण, परिकल्पनाओं का परीक्षण, समस्या का विज्ञान और परिभाषा, निष्कर्ष। तो यहाँ पे जो समस्या समाधान का जो दूसरा चरण होता है वह परिकल्पनाओं का निरूपण होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। यदि किसी कक्षा में कोई विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछता है तो इसका अर्थ है कि वह कुछ नया जानना चाहता है, वह विषय के अंतर्गत नए नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह बी हो जाएगा कि वह अधिक जिज्ञासु है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोचते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो यदि बच्चों को समस्या समाधान में प्रभावशाली बनाना है तो उन्हें जो है किस तरह के प्रश्न करना चाहिए? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इस विकल्प का चयन करना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्यबोधक, अमूर्त या तार्किक। तो समस्या सुधारक जो बच्चा होता है वो तार्किक विचार के आधार पर अपने कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, अर्थात वो समस्या समाधान जो करता है वो तार्किक आधार पर करता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता है, यह सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, यह भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, यह भी सही है। तो इसमें से बी सी डी सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा, बी सी और डी।
किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक हमेशा ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जो बच्चों के समस्या समाधान और उनके खोज को प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बच्चा क्या होता है? नन्हा वैज्ञानिक होता है। जीन पियाजे ने कहा था उसके अंदर अपार संभावनाएं होती हैं। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं का ज्यों को त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह भी गलत है। निष्क्रिय नहीं, बच्चा हमेशा सक्रिय होता है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो जीन पियाजे के कथन के अनुसार यह बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, यह भी गलत है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या कहेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। जब बच्चे बचपना अवस्था में होते हैं तो वह जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। मनोविज्ञान कहता है बच्चों की जो जिज्ञासा होती है उसे तत्काल शांत किया जाना चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह डी हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की खोजबीन आवश्यक है। तभी जाकर के वह अधिगम कर पाएगा और नई नई चीज़ों के बारे में अनुभव करके उसे सीख पाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा कि जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह अनुभव के द्वारा, नवीन अर्थ को ढूंढने के द्वारा होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो बच्चे जो है ज्ञान को संचारित करते हैं जैसे जैसे वो दुनिया को समझते हैं अपने हिसाब से, वैसे वैसे वह अपने व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? स्किनर, पाउलो, युंग या पियाजे? तो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने अनुभवों और अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अपने अनुभव से अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, जीन पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस बाल मनोवैज्ञानिक को जाता है? पाउलो, कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे? तो इस प्रश्न का सही जवाब पियाजे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन किया जाता है परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोस्की मानते हैं कि जब बच्चे वयस्क या समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तब उससे सीखते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा।
एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है अध्यापक की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो बच्चे को सहारा देने के लिए जरूरी है बच्चे के ज्ञान के स्तर का पता पहले लगा लिया जाए। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह सी हो जाएगा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की किस ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो जो स्कैफोल्डिंग होता है यह सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाना, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता कभी नहीं होते हैं, इसलिए यह तो ऐसे ही गलत है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक जो कक्ष में अधिगम होता है वो शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका को निभाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का एक भाग होता है और वह उनके विचारों को एक आकार प्रदान करती हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, यह तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, यह भी विकल्प गलत है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, तो यह बिल्कुल सही है। बच्चों को कमजोर या उत्कृष्ट करने के लिए जो है गलतियां नहीं होता है, इसलिए अभी गलत है। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई जो गलतियां होती हैं यह उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है जिसे विद्यार्थी करते हैं और धीरे धीरे उसमें कुशल होते जाते हैं और त्रुटियां कम होती चली जाती हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। नैदानिक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं जिसे, का मुख्य उद्देश्य है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना, उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। नैदानिक जो परीक्षा होता है या परीक्षण होता है बच्चों के एकेडमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो बच्चों की प्रगति में सुधार तभी हो सकता है जब बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ अर्थात उसका नैदानिक परीक्षा के साथ साथ उसमें उपचारात्मक शिक्षण भी किया जाए, उसमें सुधार भी लाया जाए। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा यह बी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में सीडीपी पेडागोजी के अंतर्गत संभावित प्रश्नों को देखा है। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर आगे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आसानी से आप उसे बना पाएंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रेगुलर सेशन आपको मिलते रहेंगे। कमेंट करके बताइए आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है। इस चैनल से ज्वाइन होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा,
जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स हम भेजते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।